मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है फूड वेब अर्थात खाद्य जाल। चूँकि हम फूड चेन के बारे में पूर्व में पढ़ चुके हैं और फूड चेन के मिलने से ही बहुत सारी फूड चेनों का आपस में मिलने से और उनके आपस में अंतर्गुंथित होने से ही फूड वेब यानी खाद्य जाल का निर्माण होता है। बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है, परीक्षा में पूछा जाता है। चलिए चलते हैं फूड वेब को समझने के लिए। देखिए खाद्य जाल यानी फूड वेब, देखिए प्रकृति में खाद्य श्रृंखला का क्रम सामान्यतया रैखिक या लीनियर नहीं होता है, जैसा कि हमने फूड चेन यानी खाद्य श्रृंखला में अध्ययन किया है। खाद्य श्रृंखला में फूड चेन में विभिन्न पोषण स्तरों पर पाए जाने वाले जीवों के मध्य हमेशा एक पारस्परिक संबंध होता है, अर्थात एक जीव एक से अधिक पोषण स्तरों के जीवों से अपने भोजन की आपूर्ति करता है, भोजन की पूर्ति करता है। प्रत्येक पारिस्थितिक तंत्र में एक से अधिक खाद्य श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। खाद्य श्रृंखलाओं के विभिन्न पोषण स्तरों पर उपस्थित जीवों में एक जटिल संबंध पाया जाता है। कोई भी जीव एक से अधिक पोषण स्तरों से अपना भोजन प्राप्त कर सकता है। कोई भी जीव प्रथम, द्वितीय या तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता के समान व्यवहार कर सकता है। इस प्रकार प्रकृति में खाद्य के विकल्प पाए जाते हैं, जिनके कारण एक पारिस्थितिक तंत्र में सभी जीव एक दूसरे से जाल के समान जुड़े रहते हैं। समुदाय या कम्युनिटी के इसी जाल को हम खाद्य जाल या फूड वेब कहते हैं। उदाहरण के रूप में हम समझें, घास स्थल में घास को चूहे भी खा सकते हैं तथा चूहों को सर्प के बजाय बाज भी खा सकता है। अन्य परिस्थिति में इन्हीं चूहों को पहले सर्प खा सकता है और फिर सर्प को बाज खा सकता है। पारिस्थितिक तंत्र की स्थिरता या स्थायित्व यानी स्टेबिलिटी एवं संतुलन यानी बैलेंस को बनाए रखने में खाद्य जाल की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उदाहरण के लिए स्थल पारिस्थितिक तंत्र में अचानक किसी प्रथम श्रेणी उपभोक्ताओं अर्थात जैसे कि खरगोश की संख्या में कमी होने पर किसी दूसरे प्रथम स्तर के उपभोक्ताओं जैसे चूहों की संख्या में वृद्धि हो जाती है। चूहे द्वितीय उपभोक्ता को अधिक प्रिय हो सकते हैं, अतः इनकी संख्या में शीघ्र कमी होना प्रारंभ हो जाता है। इस दौरान प्रथम श्रेणी के पूर्व उपभोक्ता यानी खरगोश अपनी संख्या में वृद्धि कर लेता है। इस प्रकार पारिस्थितिक तंत्र जिसमें ऊर्जा प्रवाह के वैकल्पिक परिपथ अधिक होते हैं, अधिक स्थायी एवं संतुलित होते हैं। इस प्रश्न को आप याद रखें, बहुत बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सी जो है खाद्य श्रृंखलाएं या खाद्य जाल हैं जो स्थायी होते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, इस प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र या इस प्रकार की खाद्य जाल या खाद्य श्रृंखलाएं जिनमें ऊर्जा प्रवाह के वैकल्पिक परिपथ अधिक होते हैं, वे अधिक स्थायी और संतुलित पारिस्थितिक तंत्र होते हैं। खाद्य जाल को, फूड वेब को हम निम्नलिखित कारक मुख्य रूप से प्रभावित करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं डायग्राम जिसमें हम समझ रहे हैं। देखिए ये जो आपके सामने डायग्राम है, ये खाद्य श्रृंखला तथा जैविक वृत्तकरण जो डीडीटी का उत्पादन जो है वो उच्च उपभोक्ता तक कैसे पहुंचता है उसके बारे में डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन किया गया है। जिसमें आप देखिए जल में अगर डीडीटी की मात्रा है तो ये जल की डीडीटी की मात्रा बायोमैग्निफिकेशन जो है जैव सांद्रण के द्वारा सबसे पहले पादप प्लवकों में चली जाएगी। पादप प्लवकों में माना जा रहा है कि लगभग जो है 800 के आसपास स्थितियां हैं। उसके बाद में इन पादप प्लवकों को मूलतः इंसेक्ट या कीट खा रहे हैं, जिसमें डीडीटी का जो है जैविक सांद्रण 800 से बढ़ के 11,600 पे पहुंच गया है। उसके बाद में इसी प्रकार इन कीटों को खाने वाली जो मछलियां हैं उनमें इस डीडीटी का सांद्रण और भी अधिक मिलेगा
जो लगभग 11,600 से बढ़कर 34,600 के आसपास हो गया है। और फिर इन मछलियों पर आश्रित रहने वाले जो हंस या बगुले हैं, उनमें इन डीडीटी का जो सांद्रण है वो सर्वाधिक मिलेगा, और इनमें लगभग 92,000 यानी 34,600 से बढ़कर लगभग 92,000 के आसपास हो गया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ें जो है इस प्रकार निर्भर रहती हैं, जिसमें खाद्य श्रृंखला की लंबाई, भोजन वाली प्रवृत्तियों के कारण जीवों में मिलने वाली विभिन्न विभिन्नताएं, खाद्य श्रृंखला में विभिन्न स्तरों पर भिन्न भिन्न जो विकल्प उपस्थित होते हैं, ये सब जो हैं खाद्य जाल को या फूड वेब को प्रभावित कर सकते हैं। खाद्य श्रृंखलाओं के ये जाल सामान्यतया जल और स्थल दोनों स्थानों पर पाए जाते हैं, लेकिन जल में और स्थल भाग में दोनों में जो ट्रॉफिक लेवल्स हैं, पोषण स्तर हैं, वो भिन्न भिन्न होते हैं। दोनों जालों में अंतिम पोषण स्तर जो होता है वो सामान्यतः अपघटक डिकम्पोजर्स होते हैं, और ये डिकम्पोजर्स या अपघटक जो होते हैं यही वास्तव में खाद्य जाल यानी फूड वेब की प्रत्येक खाद्य श्रृंखला जो है, फूड चेन है, उसके सूत्रधार होते हैं। चाय के बागानों में कार्य करने वाले बागानों में सांप की अधिकता के कारण उनमें कार्य करने से डरते हैं। जो चाय के बागान हैं उनमें जो कार्य करने वाले जो मजदूर हैं, लोग हैं, वो बागानों के अंदर सामान्यतः सांप की अधिकता के कारण उनमें कार्य करने से डरते हैं, और वे बगीचों में कार्य करने से कतराते थे। अतः बागान मालिकों ने अभियान चलाकर अपने बागानों से सांपों को पकड़वाकर मरवा दिया। कुछ समय पश्चात देखा कि बागान के सांपों को पकड़कर मार देने से बागानों के अंदर क्या हो गया, चूहों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई। चूहे पौधे की जड़ों को कुतर कर नष्ट करने लगे, और धीरे धीरे बागान में से पौधे नष्ट होने लगे। सांप को मारने से जो है चूहों की संख्या जो है तेज़ी से बढ़ गई, और चूहे अपने पोषणों की पूर्ति के लिए पौधों की जड़ों को खाकर उन्हें नष्ट करने लगे। इस प्रकार देखिए, अगला जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है वो जो है खाद्य जाल का है। ये पहली वाली हमने जल की देखी थी। अब देखिए स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में हम खाद्य जाल को देख रहे हैं, समझ रहे हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करें कि जो है उत्पादक हैं पहले स्तर पे, ये सूर्य के प्रकाश में अपने पर्णहरित की सहायता से जो है सूर्य के प्रकाश की जो सौर ऊर्जा है, उस सौर ऊर्जा को कार्बनिक पदार्थों में जो है ट्रैप कर लेते हैं, बदल लेते हैं। उसके बाद इन उत्पादकों को सामान्यतया प्राथमिक उपभोक्ता खा रहे हैं। प्राथमिक उपभोक्ताओं को द्वितीयक उपभोक्ता जो सामान्यतः मांसाहारी हैं वो खा रहे हैं, और द्वितीय उपभोक्ताओं को तृतीय उपभोक्ता जो भी सामान्यतः ओमनिवोरस हो सकते हैं। उसके बाद तृतीय उपभोक्ता को जो टॉप कार्निवोरस है, टॉप कंज्यूमर है, वो खा रहा है शेर जैसे। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण उत्पादकों से लेकर अंतिम उपभोक्ता तक के स्तरों के अंदर उनके अपशिष्ट पदार्थों को और उनके मरने के पश्चात उनके शरीर के जो है अवयवों को, घटकों को अपघटित करने का कार्य अपघटक जीव, सूक्ष्म जीवाणु जैसे जीव करते हैं। कवक और बैक्टीरिया जैसे जीव ये बड़े महत्वपूर्ण हैं। ये वापस से जो है रिजर्वोयर में जो है पोषक पदार्थों को लौटाते हैं। उसके बाद में हम आगे चलिए, अगला जो है जो रिप्रेजेंटेशन है वो सामान्यतया समुद्री पारिस्थितिक तंत्र में खाद्य जाल का दिया गया है, जिसमें सबसे नीचे देखिए तलवासी सूक्ष्म जीवी जंतु हैं। अर्थात हम ये कहें कि फाइटोप्लैंक्टन्स हैं, पादप प्लवक हैं, और जो है उनसे आप देखिए डाइनोफ्लैजेलेट्स जैसे पादप प्लवक है, इनको छोटी मछलियाँ
या कीट खा रहे हैं कि छोटी मछलियों को जो है बड़ी मछलियाँ खा रही है, बड़ी मछलियों को फिर बाद में जो व्हेल जैसी और बड़ी मछलियाँ खा रही हैं, फिर शार्क जैसी मछलियाँ खा रही हैं, और नीचे नीचे तलवासी समुद्र के तल के अंदर अपघटक जैसे सूक्ष्म जीव रहते हैं जो अपघटन का कार्य संपादित करते हैं। इस प्रकार खाद्य श्रृंखला के द्वितीय उपभोक्ता यानी कि सांप को मारने से प्रथम उपभोक्ता अर्थात चूहों की संख्या में अपार वृद्धि हो जाती है, जिनके प्रहार करने से उत्पादक अर्थात जो पौधे हैं वो ही नष्ट होने लग जाते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि खाद्य जाल की प्रत्येक श्रृंखला की प्रत्येक कड़ी का एक विशेष महत्व होता है। एक कड़ी के कम होने पर दूसरी अपने आप ही हावी हो जाती है, बढ़ जाती है और खाद्य श्रृंखला का समूल नाश कर देती है। पोषण स्तर के अस्तित्व ही धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। इससे हमारा पारिस्थितिक तंत्र धीरे धीरे असंतुलित हो जाता है, इम्बैलेंस हो जाता है। वर्तमान समय की भौतिकतावादी एवं उपभोगवादी संस्कृति में हर कोई अपने लिए सोचता रहता है और पर्यावरण पर जो है प्रहार करके अपने जो है क्षुद्र स्वार्थों की पूर्ति या आपूर्ति करता है। इसे हमें रोकना चाहिए। प्रत्येक पोषण स्तर के महत्व को हमें समझना होगा। उनके अस्तित्व को बचाने के लिए हम प्रयास करेंगे, तभी ये प्रकृति के ये पोषण स्तर सुरक्षित रहेंगे, और जब ये सुरक्षित रहेंगे तभी मानव का कल्याण है और मानव संस्कृति भी तभी सुरक्षित हो पाएगी। थैंक यू।